दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एडवाइस टू यूथ बाय मार्क ट्वेन। आपको टाइटल से ही पता लग रहा होगा कि इस ऐसे में नौजवान को, यूथ को एडवाइस दी जाएगी। अगर आपने मार्क ट्वेन के एसेस को पढ़ा है या इनके कोट्स को पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मार्क ट्वेन कभी भी सीधी बात नहीं करते। ये हमेशा घुमा फिरा के बात करते हैं और इनकी बातों में बहुत ज़्यादा गहराई होती है और आप इनकी बातों का लिटरल मीनिंग नहीं निकाल सकते हो। मैं आपको बहुत ही बारीकी से समझाऊंगा, बहुत ही आसान करके। तो मार्क ट्वेन से कहा जाता है कि आपको ना एक स्पीच देनी है बच्चों को। मार्क ट्वेन उनसे पूछते हैं कि किस टॉपिक पर दूं, क्या बात करूं। उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसा बताइए जो यूथ के लिए काम आए, उनके लिए अच्छा हो। दोस्तों यूथ किसी भी कंट्री की ना रीढ़ की हड्डी होती है। यूथ की वजह से ही कंट्री ग्रो कर पाती है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यूथ को सही एडवाइस दी जाए, उसको सही डायरेक्शन दिखाई जाए। उसके अंदर जो एनर्जी है ना, उसका जो जज्बा है वो ज़ाया नहीं होना चाहिए, उसको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए। इसी वजह से मार्क ट्वेन से कहा गया कि आप यूथ को कुछ ऐसा बताइए जो उनके काम में आ सके, कुछ ऐसा जो डिडैक्टिक हो। डिडैक्टिक का मतलब यहाँ पर है मॉरल लेसन। मॉरल लेसन मतलब जैसे होता है ना कि झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, सबकी रिस्पेक्ट करो, काइंडनेस से बात करो। कुछ इंस्ट्रक्टिव बताइए। इंस्ट्रक्टिव का मतलब है जिससे बच्चों को कुछ सीख मिल सके, बच्चे सीख सकें आपकी एडवाइस से। कुछ अच्छी एडवाइस दीजिए बच्चों को। मार्क ट्वेन के माइंड में कुछ थॉट्स थे जो वो चाहते थे बहुत टाइम से कि उन थॉट्स को वो शेयर करें, बताएं उन थॉट्स को, ताकि उन थॉट्स से बच्चों का कुछ भला हो सके। दोस्तों बच्चों को ना बड़ा आसान होता है इन्फ्लुएंस करना। आप अगर किसी ज़्यादा उम्र के इंसान से बहस करोगे ना तो कभी जीत ही नहीं पाओगे। ज़्यादा उम्र का इंसान अपनी बात के आगे आने ही नहीं देगा, आपकी बात हमेशा आपकी बात काटेगा। लेकिन जब हम छोटी उम्र के बच्चों को कुछ समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं। यंग एज में जो डायरेक्शन आप दिखाओगे बच्चों को, उसी डायरेक्शन में बच्चे जाएंगे। बड़ी उम्र में जो माइंडसेट डेवलप हो गया वो हो गया, उसके बाद में माइंडसेट को चेंज कर पाना बड़ा मुश्किल है। फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, रिजिडनेस आ जाती है, ज़िद्दीपन आ जाता है बड़ी उम्र में। तो मार्क ट्वेन यहाँ पर यही कह रहे हैं कि ये सबसे बढ़िया टाइम है, क्योंकि इस कच्ची उम्र में जो बात समझ में आएगी वो सारी ज़िंदगी आपके साथ में रहेगी। सबसे पहली एडवाइस मार्क ट्वेन ने दी, कहते हैं कि हमेशा अपने माँ बाप का कहना मानो। लेकिन दूसरे क्लॉज में कहा कि व्हेन दे आर प्रेजेंट जब वो मौजूद हों तब उनका कहना मानो। अपने माँ बाप का कहना मानो लेकिन जब वो मौजूद हों, क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना तो वो ज़बरदस्ती आपसे अपनी बात को मनवा लेंगे। ज़्यादातर पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि उन्हें अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा पता है, वो अपने बच्चों से ज़्यादा समझदार हैं और आपको उनकी हाँ में हाँ मिलानी है, आपको बहस नहीं करनी। उनके इस अंधविश्वास पर यकीन करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो आप। अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशन, वहम। ये वहम है आपके माँ बाप को कि उन्हें आपसे ज़्यादा पता है और आपको इस अंधविश्वास को बढ़ावा देना है। देखो मैं आपको आसान करके समझाता हूँ। आज का ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। डेटा साइंस है, डिजिटल मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग, इस तरह की बहुत सारी फील्ड्स हैं और बहुत अच्छे स्कोप हैं इन फील्ड्स में। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानी पेरेंट्स के हिसाब से सरकारी नौकरी सबसे बढ़िया है। वो आपको एडवाइस देंगे कि बेटा पहले ग्रेजुएशन करो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर बीएड करो, सीटेट निकालो, वगैरह वगैरह। और अल्टीमेट गोल होगा कि किसी तरह से गवर्नमेंट जॉब लग जाए। अब अगर आप अपने माँ बाप से बहस करने लग गए तो फिर आप फंस गए। आपकी जो अटेंशन है, एनर्जी है, वो लिमिटेड है। उस एनर्जी को आप वेस्ट मत करो। आप उनसे बहस करने में अपनी अटेंशन को ज़ाया मत करो। आप अपने माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाओ और फिर वो करो जो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप बहस करने लग गए तो फिर आप फंस गए। फिर आपके माँ बाप अपनी बात मनवा के रहेंगे आपसे। दूसरी एडवाइस मार्क ट्वेन ने दी है, बी रिस्पेक्टफुल टू सुपीरियर्स, स्ट्रेंजर्स एंड समटाइम्स टू अदर्स। दूसरी एडवाइस मार्क ट्वेन देते हैं, कहते हैं कि अपने बड़ों से हमेशा अदब से पेश आएँ, हमेशा रिस्पेक्ट करें उनकी, और स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों से भी हमेशा अदब से पेश आएँ, रिस्पेक्ट करें सभी की। लेकिन आगे कहते हैं कि अगर किसी इंसान ने आपको परेशान किया है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस इंसान ने आपको जानबूझ के परेशान किया है या अनजाने में परेशान किया है, इट वॉज़ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, तो फिर आप इमीडिएटली रिएक्ट मत करो। आपको परेशान किया किसी ने, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि उसने जानबूझ के परेशान किया आपको या अनजाने में परेशान किया है, तो इमीडिएटली कोई रिएक्शन मत दो। शांत बैठो, चुपचाप बैठो। डू नॉट रिसॉर्ट टू एक्सट्रीम मेजर्स। एकदम से कोई कदम नहीं उठाओ। इंतज़ार करो अपनी बारी का, अपने समय का।
और जब तुम्हारा समय आए, तुम्हारा मौका आए, तो फिर जिसने तुम्हें ऑफेंड किया था ना, उसको ईंट मार दो। हाँ, यही लिखा हुआ है ऐसे में कि ईंट मार दो, लेकिन इसका मीनिंग ये होगा कि बदला लो। ईंट मारने से मतलब ये नहीं है कि उसका सर फोड़ दो, ईंट मारने से मतलब है कि उससे बदला लो आप। उसने आपको परेशान किया, अब आप उसको परेशान कर दो। और फिर अगर आपको बाद में लगा कि उसने तो जानबूझ के परेशान नहीं किया, गलती से अनजाने में परेशान कर दिया था, तो फिर उसके पास में जाओ और उससे माफ़ी मांगो। एक बार और समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपको रिस्पेक्ट करनी है सभी की, अपने सुपीरियर्स की रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन अगर कोई आपको नुकसान पहुँचा दे और आपको समझ में ना आए कि इसने जानबूझ के मुझे ऑफेंड किया है या फिर अनजाने में ऑफेंड किया है, तो फिर इंतज़ार करो अपनी बारी का। और जब तुम्हारा सही मौका आए, समय तुम्हारा हो, तो फिर उस समय अपना बदला लो जाके। और अगर बाद में पता लग जाए कि अनजाने में परेशान किया था बेचारे ने, तो फिर उससे जाके हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो। और इसके बाद मार्क ट्वेन अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कहते हैं कि कभी हिंसा मत करो, लड़ाई झगड़ा नहीं करो। वो ज़माना गया लड़ाई झगड़े वाला, आज का ज़माना है काइंडनेस का। अगर झगड़ालू बनोगे तो कोई बात करना पसंद नहीं करेगा आपसे। आज के ज़माने में हर कोई काइंडनेस को पसंद करता है, काइंड बनो। लड़ाई झगड़ा गुंडे बदमाशों के लिए, नीच लोगों के लिए छोड़ दो। यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं भी एक एडवाइस दूंगा आप लोगों को, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी आपके। देखो, आजकल के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है सोसाइटी में। हर दूसरा या तीसरा इंसान आपको ऑफेंड करेगा ही करेगा ज़िंदगी में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई परेशान ना करे, क्योंकि लोग अपनी ज़िंदगी से ख़ुद परेशान हैं। इसलिए सबसे बढ़िया है कि इग्नोर करो और ज़िंदगी में तरक्की करो। जब ज़िंदगी में तरक्की करोगे ना, तो वही सबसे बढ़िया बदला होगा आपका। आप कहाँ तक बदला लेते फिरोगे लोगों से? मार्क ट्वेन ने कोई एडवाइस दी है तो ज़रूरी नहीं है कि उस एडवाइस को आप मानो। ज़िंदगी बहुत छोटी है दोस्त गिले शिकवों के लिए। मेरा काम आपको पढ़ाना भी है, सिखाना भी है। तो इसलिए ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। आपके सिलेबस में है, पढ़ो लिखो, लेकिन इसको फॉलो मत करना। अगली एडवाइस दी है इन्होंने, गो टू बेड अर्ली गेट अप अर्ली। जल्दी सो जल्दी उठो। मार्क ट्वेन कहते हैं कि कुछ अथॉरिटीज़ का मानना है, कुछ नामी ग्रामी बड़े लोगों का मानना है कि सुबह सूरज निकलते टाइम उठना चाहिए। लेकिन कोई कुछ और कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई कहता है सुबह उठो, कोई कहता है रात में काम करो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मार्क ट्वेन कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि बेस्ट टाइम सुबह उठने का है लार्क के साथ। लार्क एक छोटी सी ना ब्राउन कलर की चिड़िया होती है, देखो ये होती है लार्क बर्ड। और ये बड़ी चंचल होती है, इसमें बड़ा एंथुसियाज्म होता है, बड़ी फुर्ती होती है। तो मार्क ट्वेन कहते हैं कि लार्क बर्ड के साथ में उठो आप। दोस्तों, लार्क को यहाँ पर मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है। लार्क से यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, एंथुसियाज्म के साथ, जोश के साथ, एनर्जी के साथ। जिस तरह से लार्क में एंथुसियाज्म होता है, एनर्जी होती है, वैसे ही आप में भी हो। ठीक है, गेट अप विद अ लार्क का मतलब है कि आप भी लार्क के जैसे एनर्जी के साथ में सुबह उठो। और जब आप सुबह जल्दी उठते हो तो लोग आपको पॉजिटिवली देखते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, प्रोडक्टिव समझते हैं। एंड इफ़ यू गेट द राइट काइंड ऑफ लार्क एंड वर्क एट हिम राइट, you can easily train him to get up at 9:30 every time. It is no trick at all. दोस्तों, इन लाइंस को बहुत जगह गलत पढ़ाया जा रहा है। इन लाइंस का मतलब यह है कि अगर आपको कोई ऐसा इंसान मिल गया जो सुबह जल्दी उठता हो, लार्क का मतलब यहाँ पर है वो इंसान सुबह जल्दी उठता हो एंथुसियाज्म के साथ, जोश के साथ, और आप उसके साथ में काम करने लग जाओ, तो आप उस इंसान को बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो कि वो भी देर से जागे। मतलब ह्यूमरसली घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी संगत हमेशा अच्छे लोगों के साथ में होनी चाहिए। सटायर का यूज़ किया है यहाँ पे, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी बातों को सीधी तरह से समझा नहीं जा सकता। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि अगर गलत इंसान की संगत में रहोगे तो वो आपको भी बिगाड़ देगा, आपको भी ख़राब कर देगा। अगर आप में देर से उठने की ख़राब आदत है तो वो आदत दूसरे इंसान में भी लग जाएगी। इसके बाद मार्क ट्वेन एडवाइस देते हैं, कहते हैं बी टेम्परेट इन द यूज़ ऑफ लाइंग अंटिल प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस शैल गिव कॉन्फिडेंस, एलिगेंस एंड प्रिसीजन। मार्क ट्वेन कहते हैं कि अगर आपको झूठ बोलना है तो फिर बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी ताकि आप लोग पकड़े ना जाओ। सावधानी बरतना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो फिर आपकी पूरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी सारी ज़िंदगी के लिए। मैनी अ यंग पर्सन हैज़ इंजर्ड हिमसेल्फ परमानेंटली। इसका मतलब यह है कि सारी ज़िंदगी आपको झूठा बोला जाएगा, सारी ज़िंदगी के लिए आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। कहते हैं कि नौजवानों की ट्रेनिंग नहीं हुई है सही तरह से झूठ बोलने की, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है।
कुछ अथॉरिटीज़ का ऐसा मानना है कि बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। मार्क ट्वेन भी यही कहते हैं कि मैं भी ऐसा मानता हूँ कि सबसे बेहतरीन यह है कि आप हमेशा सच बोलो, झूठ नहीं बोलो। लेकिन अगर आपको झूठ बोलना है तो फिर बहुत सावधान रहिए। जब आपकी बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए, आप माहिर हो जाओ, आपको एक्सपीरियंस हो जाए, तभी आप झूठ बोलें। और अगर आपको झूठ बोलना है तो उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होगा, आपके अंदर लगन होनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों पर ना आपकी अटेंशन होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए हर चीज़ के बारे में। लेकिन याद रहे, ये कोई अच्छी हैबिट नहीं है जिसे डेवलप किया जाए। देखो, मैं आपको बिल्कुल आसान करके समझाता हूँ, ऐसे में काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मार्क ट्वेन घुमा फिरा कर ये कहना चाह रहे हैं कि हमेशा सच बोलो, क्योंकि झूठ बोलने में बहुत मेहनत लगती है। आपको कहानियाँ बनानी पड़ेंगी, आपको सब कुछ याद रखना पड़ेगा कि मैंने कब किससे क्या बोला। झूठ बोलना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। छोटी छोटी बारीकियाँ आपको पता होनी चाहिए, हर जगह पर आपकी अटेंशन होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, बहुत एनर्जी लगेगी आपकी, बहुत ट्रेनिंग चाहिए आपको झूठ बोलने के लिए। और अगर ट्रेनिंग के बिना झूठ बोल दिया, कच्चा झूठ बोल दिया, तो 1 मिनट में पकड़े जाओगे। अगर कमज़ोर झूठ होगा तो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, और सारी ज़िंदगी के लिए आपकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। हर कोई ये कहेगा कि आप झूठे हो। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, एक बच्चा चिल्लाता है, गांव वालों को बुलाता है, किसानों को, कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लेकिन भेड़िया नहीं होता वहाँ पे। उसके बाद दोबारा से चिल्लाता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, सभी किसान आ जाते हैं भागते हुए, लेकिन दोबारा से भेड़िया नहीं होता। लेकिन एक बार सच में गांव में भेड़िया आ जाते हैं, तो दोबारा से वो बच्चा चिल्लाता है, भेड़िया आ गए, भेड़िया आ गए, लेकिन इस बार कोई भी नहीं आता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ये बच्चा झूठा है, झूठी बोल रहा होगा। तो अगर एक बार रेपुटेशन ख़राब हो गई, उसके बाद में आप सच भी बोल रहे होंगे तो भी आपके ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप झूठ कभी ना बोलें, और अगर झूठ बोलें तो बहुत ही ज़्यादा उसमें आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत एफर्ट की ज़रूरत है, ताकि आपका झूठ पकड़ा ना जाए। मार्क ट्वेन कहते हैं कि अच्छा झूठ बोलने के लिए आपको पेशेंस, डिलीजेंस और पेन स्ट्रीकिंग अटेंशन की ज़रूरत है। पेशेंस मतलब सब्र, डिलीजेंस मतलब लगन, और पेन स्टेकिंग अटेंशन का मतलब है बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा के अटेंशन देना, छोटी छोटी बारीकियों पे नज़र रखना। तो अगर आप में इतना पेशेंस है, डिलीजेंस है और अटेंशन दोगे, इतनी मेहनत करोगे, तो फिर आप एक कामयाब झूठे बन जाओगे, और फ्यूचर में आपका बहुत नाम होगा। जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, ज़्यादातर ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इन्हें महारत हासिल होती है झूठ बोलने में। इनका झूठ इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाता। इसके बाद मार्क ट्वेन कहते हैं कि ज़रा सोच के देखो, ज़रा सोच के देखो कि जिसने दुनिया को सिखाया था ट्रूथ इज़ माइटी एंड विल प्रिवेल, जिस मास्टर ने ये कहावत कही थी, उसको कितनी मेहनत लगी होगी, कितना एक्सपीरियंस लगा होगा, कितनी स्टडी उसने करी होगी, तब जाके उसने कहा होगा ट्रूथ इज़ माइटी एंड विल प्रिवेल। ट्रूथ इज़ माइटी एंड विल प्रिवेल का मतलब होता है कि सच बहुत ताकतवर है और अंत में सच्चाई की हमेशा जीत होती है। इतनी पावरफुल कहावत दुनिया को सिखाई है, तो कितनी मेहनत करी होगी उस मास्टर ने ये बात कहने में। लेकिन ये बात सुनने में अच्छी लगती है, ज़रूरी नहीं है कि ये बात पूरी तरह से सही हो। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि सच्चाई बड़ी ताकतवर होती है और हमेशा सच्चाई का अंत होता है, लेकिन रियलिटी में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। कुल मिला के मार्क ट्वेन यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं उस मास्टर का जिसने कहा था ट्रूथ इज़ माइटी एंड विल प्रिवेल। मार्क ट्वेन बताते हैं कि हिस्ट्री उठा के देखो आप, सच्चाई को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है ज़िंदा रहने के लिए। सच्चाई को बड़ी आसानी से दबाया जा सकता है, लेकिन जो अच्छी तरह से बोला गया झूठ है वो सरवाइव कर सकता है। झूठ बहुत ताकतवर होता है, और अपनी इस बात को साबित करने के लिए मार्क ट्वेन ने एग्जाम्पल भी दिया है। कहते हैं कि बॉस्टन में एक मॉन्यूमेंट है, बॉस्टन एक सिटी का नाम है, और वहाँ पर एक मॉन्यूमेंट है। उस इंसान का मॉन्यूमेंट है जिसने एनेस्थीसिया को डिस्कवर किया था। एनेस्थीसिया का मतलब है कि आपको पेन किलर्स दिए जाते हैं ताकि मेडिकल ऑपरेशन के टाइम पे आपको दर्द ना हो। तो कह रहे हैं कि जिसने एनेस्थीसिया को डिस्कवर किया था ना, उसका मॉन्यूमेंट बना था बॉस्टन में। लेकिन बाद में लोगों को ये पता चला कि असल में एनेस्थीसिया की खोज किसी और इंसान ने करी थी। एनेस्थीसिया की खोज किसी और ने करी, और फिर इस इंसान ने उसको चोरी करा, उसका पूरा क्रेडिट लिया, और आज उसके नाम का मॉन्यूमेंट बना हुआ है बॉस्टन में। हाँ, अब बताओ मुझे कि सच्चाई हमेशा जीतती है। अगर सच्चाई इतनी ताकतवर है, हमेशा जीतती है, तो भला क्यों एनेस्थीसिया का क्रेडिट किसी और ने ले लिया, और जिसने क्रेडिट लिया, जिसने चोरी करी एनेस्थीसिया की, उसका मॉन्यूमेंट क्यों बना बॉस्टन में।
और ये झूठ बहुत लंबा चलेगा। सब लोग यही मानेंगे कि एनेस्थीसिया की खोज इसी इंसान ने की है जिसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है बॉस्टन में। ठीक है, समझ में आया आपको? एनेस्थीसिया का क्रेडिट ले लिया, चोरी करा, और उसका नाम भी हो गया, मॉन्यूमेंट भी बन गया उसका। तो अगर सच इतना ही पावरफुल है तो क्यों उसका मॉन्यूमेंट बना? जिसने असल में एनेस्थीसिया की खोज करी थी उसका मॉन्यूमेंट क्यों नहीं बना वहाँ पे? इसके बाद मार्क ट्वेन दोबारा से समझाते हैं कि छोटे मोटे झूठ बोलकर अपनी रेपुटेशन को ख़राब करने से बेहतर है कि आप हमेशा सच बोलो। छोटा मोटा कमज़ोर झूठ बोलोगे तो बहुत जल्दी पकड़े जाओगे, इसलिए बेहतर है कि हमेशा सच बोलो। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी की रेपुटेशन ख़राब हो रही है तो फिर वो झूठ बहुत लंबा चलेगा, भले ही वो झूठ कमज़ोर क्यों ना हो। दोस्तों, ये बड़ी दिक्कत है सोसाइटी में। लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है दूसरों की बुराइयां करने में, गॉसिप करने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आपने किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए झूठ बोला ना, तो उस झूठ के ऊपर सब लोग यकीन कर लेंगे आंख बंद करके, और वो झूठ बहुत लंबा चलेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो मैंने एक झूठ बोला, मैंने एक कहानी बनाई, मैंने आपको सुनाया कि रात को 3 बजे इस गली में ना चुड़ैल आती है सफ़ेद कपड़े पहन के, और वो लोगों का नाम पुकारती है। अब ये बहुत ही हल्का सा झूठ है, हर कोई समझ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन यहीं पर अगर मैंने एक झूठ ये कहा कि यार वो जो फलाना इंसान है ना, वो अपने ऑफिस में जाता है और रिश्वत लेता है वहाँ पे, तभी तो इतनी तरक्की हो रही है उसकी, रिश्वत खाता है वो। तो दूसरा वाला झूठ जो है वो रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए है। अब इस बात के ऊपर सब लोग यकीन कर लेंगे, क्योंकि लोगों को ना बड़ा मज़ा आता है गॉसिप करने में, किसी की रेपुटेशन को ख़राब करने में बड़ा मज़ा आता है। इस वजह से अगर आपने किसी की रेपुटेशन ख़राब करने के लिए झूठ बोला तो फिर उस झूठ के ऊपर यकीन कर लिया जाएगा, वो झूठ बहुत लंबा चलेगा। मार्क ट्वेन आखिर में कहते हैं कि झूठ बोलना एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है और इसे जल्दी से जल्दी सीखना शुरू करो। अगर मैंने इसे बहुत पहले कम उम्र में सीखना शुरू कर दिया होता तो आज मैं भी बहुत अच्छा झूठ बोल पाता, मैं भी बहुत अच्छा झूठा बन पाता। मतलब ह्यूमरसली कह रहे हैं कि मैं खुद भी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने खुद भी ट्रेनिंग नहीं ली है, मैंने खुद झूठ बोलने के लिए एफर्ट नहीं डाला है। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी एनर्जी को सेव करो, बचा के रखो। इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे हैं कि हमेशा सच बोलो। झूठ बोलने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत अटेंशन चाहिए होती है, बहुत एफर्ट लगता है आपका, इसलिए हमेशा सच बोलो। यार, इतना बड़ा लेक्चर दे दिया इन्होंने झूठ बोलने पर, दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन बहुत अच्छी एडवाइस है, बहुत गहराई है इनकी बातों में। इसके बाद में इन्होंने एडवाइस दी, नेवर हैंडल फायर आर्म्स केयरलेसली। दोस्तों, अमेरिका में ना फायर आर्म्स का लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है, तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत होती है। अक्सर आपने देखा होगा कि फायर आर्म्स को लापरवाही से हैंडल करने की वजह से किसी ना किसी की जान चली जाती है वहाँ पे। फायर आर्म्स तो पता होगा ना आपको, बंदूक, पिस्टल। तो मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि चाहे बंदूक लोडेड हो या अनलोडेड हो, आपको बहुत ही ध्यान से फायर आर्म्स को हैंडल करना है। अक्सर बच्चे फायर आर्म्स को केयरलेसली हैंडल करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये कितना ख़तरनाक है। और फिर मार्क ट्वेन ने एक इंसिडेंट भी शेयर किया। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले की बात है, पास में एक फार्म हाउस है, पास के फार्म हाउस में 4 दिन पहले क्या हुआ, एक ग्रैंड मदर थी, उनका एक यंग ग्रैंडसन था, और उस बच्चे को फार्म हाउस में ना गन पड़ी हुई मिली, बंदूक में जंग लगा हुआ था, सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था उसे। अब उस बंदूक को सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया तो अनलोडेड ही होगी वो गन। माइंड में यही आता है कि बंदूक के ऊपर जंग लगा हुआ है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अनलोडेड होगी। तो वो बच्चा उठा के गन को ले गया अंदर और उसने अपनी ग्रैंड मदर के ऊपर निशाना लगा दिया, बंदूक तान दी ग्रैंड मदर के ऊपर। और फिर वो बच्चा हंसने लगा और उसने धमकी दी अपनी ग्रैंड मदर को, कहा कि तुम्हारे ऊपर गोली चला दूंगा। अब ग्रैंड मदर बेचारी बहुत डर गई, उन्होंने सोचा कि लोडेड ना हो गन, तो वो इधर से उधर भागने लगी, कभी इधर भाग रही हैं, कभी उधर भाग रही हैं, ऐसा ना हो कि गोली चल जाए मेरे ऊपर। लेकिन जैसे ही वो बच्चे के करीब से गुजर रही थी ना, तो बच्चे ने क्या करा, ग्रैंड मदर के ब्रेस्ट के बिल्कुल पास में से गन को पॉइंट किया, बिल्कुल छाती के पास में बंदूक को लेके गया और ट्रिगर दबा दिया, गोली चला दी। बच्चे को लग रहा था कि ग्रैंड मदर को डरा दूंगा, अनलोडेड गन है, और वही हुआ। ठीक था बच्चा, गन अनलोडेड थी, ग्रैंड मदर को कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद में मार्क ट्वेन दोबारा से समझाते हैं कि बेटा, फायर आर्म्स को लापरवाही से हैंडल नहीं करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि एक बच्चा जो कि कैथीड्रल पर भी निशाना नहीं लगा सकता, कैथीड्रल चर्च को कहते हैं, बहुत बड़ा चर्च होता है। कैथीड्रल मेटाफोरिकली यूज़ किया गया है यहाँ पे। कैथीड्रल से बोलना ये चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा कोई टारगेट, कोई बहुत बड़ा टारगेट जिसके ऊपर निशाना लगाया जाए।
तो कहते हैं कि अगर उस बच्चे के सामने कोई बहुत बड़ा टारगेट होगा ना, जैसे कैथीड्रल की बिल्डिंग बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा चर्च होता है, वैसे कोई बहुत बड़ा टारगेट अगर उसके सामने हुआ तो वो बच्चा 30 यार्ड्स की दूरी से भी सही से निशाना नहीं लगा पाता। मतलब इतना कमज़ोर निशाना है उसका कि 30 यार्ड की दूरी से भी वो निशाना नहीं लगा सकता बहुत बड़े टारगेट पर। लेकिन फिर भी वो कमज़ोर बच्चा एक खाली मस्केट से अपनी ग्रैंड मदर को इधर से उधर घुमा सकता है। मस्केट एक तरह की गन होती है, देखो ऐसी होती है। समझ में आया? इतना ख़राब निशाना है उसका कि बहुत बड़े टारगेट के ऊपर भी निशाना नहीं लगा सकता 30 यार्ड्स की दूरी से, और एक खाली मस्केट से अपनी ग्रैंड मदर को वो नचा सकता है। आगे मार्क ट्वेन कहते हैं कि मान लो बैटल ऑफ वाटरलू में एक तरफ तो बच्चे होते हैं और उन बच्चों के हाथों में ना अनलोडेड मस्केट्स होती हैं। उन बच्चों को लगता है कि ये मस्केट्स अनलोडेड हैं, जैसे ग्रैंडसन को लग रहा था जब वो अपने ग्रैंड मदर के ऊपर निशाना लगा रहा था। और दूसरी तरफ आर्मी होती है औरतों की, तो वो सारी औरतें बच्चों की अनलोडेड मस्केट्स को देखकर वहाँ से भाग जाती हैं। सारी औरतें भाग रही हैं मस्केट्स को देख के। थोड़ा सा हंसी मजाक किया है, कोई सेंस नहीं है इस बात का। बस यही बताना चाह रहे हैं घुमा फिरा के कि फायर आर्म्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। बच्चों को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि ये कितने ख़तरनाक हैं और इन्हें बहुत ही ज़्यादा सावधानी से हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, आखिरी एडवाइस मार्क ट्वेन देते हैं, कहते हैं कि बुक्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप बच्चों को सिर्फ वही बुक्स पढ़नी है जो कि अच्छी हैं। सारी बुक्स को नहीं पढ़ना, अच्छी बुक्स को पढ़ना है। बुक्स आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी बुक्स को सिलेक्ट करें। और मार्क ट्वेन रिकमेंड करते हैं कुछ बुक्स को। ये बुक्स रिकमेंड करी हैं उन्होंने, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इन्हें नोट डाउन कर लेना, MCQ में यहाँ से सवाल बन सकता है। अच्छा, एक बात और है कि ये ऐसे 1882 में लिखा गया था, तो 1882 के हिसाब से ये बुक्स यहाँ पर मैंशनड हैं। 1882 के बाद बहुत सारी अच्छी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, तो 1882 के हिसाब से ये बेस्ट बुक्स होंगी जो उन्होंने रिकमेंड करी हैं। आखिर में मार्क ट्वेन आशा करते हैं कि जो एडवाइसेस उन्होंने दी हैं उन एडवाइसेस से आप लोग सीखेंगे और ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे, करेक्टर बिल्ड होगा आपका। बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। लिखा है कि बिल्ड योर करेक्टर थॉटफुली एंड पेनस्टेकिंगली अपॉन दीज प्रिसेप्ट्स एंड बाय when you have got it built, you will be surprised and gratified to see how nicely and sharply it resembles everyone else's. दोस्तों, इन लाइंस को बहुत जगह पे गलत पढ़ाया जा रहा है। मार्क ट्वेन ये कहते हैं कि मान लो मैंने जो बातें आपको बताई हैं, आपने उन सभी बातों को फॉलो करा, सारी एडवाइसेस को माना, और मेरी एडवाइसेस को मान के आपका एक अच्छा करेक्टर बन भी गया, तब भी आप पाओगे कि आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इन एडवाइसेस को मान रहे हैं ऑलरेडी। बहुत सारे लोग झूठ नहीं बोलते, बहुत सारे लोग फायर आर्म से दूर रहते हैं, वायलेंस नहीं करते, माँ बाप से बहस नहीं करते, सारी बातें करते हैं जो आप करेंगे। तो इन एडवाइसेस को मानकर कुछ ऐसा जादू नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में कि आपकी ज़िंदगी ही पलट जाए। ऐसा मत सोचना कि अगर मैंने इन एडवाइसेस को मान लिया तो मैं कुछ अनोखा हो जाएगा मेरे साथ में, मैं बहुत ऊपर हो जाऊंगा। ऑलरेडी लोग इन एडवाइसेस को मान रहे हैं, आपका करेक्टर बिल्ड होगा, आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये मत सोचना कि आप बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाओगे। ये एडवाइसेस बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और आप भी उन जैसे बन जाओगे। फाइनली ख़त्म हो गया ऐसे यार, बड़ा ही बोरिंग ऐसे था, बिल्कुल मन नहीं था मेरा इसको पढ़ने का और वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस करे थे, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई है। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ISC इंग्लिश की प्लेलिस्ट आ रही होगी, इस प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करो, आपको ISC इंग्लिश की सारी वीडियोस मिल जाएंगी बहुत ही आसान लैंग्वेज में। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।